सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास वीर पथ में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस के लिए चलाई जा रही विशेष कक्षा जिसमें महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो भी चैप्टर है वो पढ़ाए जा रहे हैं, उसी को के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987-88 और उससे पहले वो कंप्लीट अधिनियम 1987 में राजस्थान में प्रारंभ हुआ और 1988 में भारत में प्रारंभ हुआ। किस तरीके से क्या है प्रोसेस वो बताऊंगा मैं आपको, उनके सभी अध्याय और धाराएं बताऊंगा। उससे पहले थोड़े से पॉइंट्स ये बता दूं आपको कि सबसे पहले सती कौन हुई, सबसे अंतिम सती कौन है, सती निवारण अधिनियम है, इससे पहले और कब पारित हो चुके हैं, सती प्रथा पर रोक और कब लगाई जा चुकी है, किसके द्वारा लगाई जा चुकी है, कहाँ लगाई जा चुकी है, ये सब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में सती प्रथा अधिनियम 1987 के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं सबसे पहले तो सबसे प्रथम सती हम जो कि सती प्रथा के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। सती प्रथा, जैसे सती प्रथा होती क्या है सबको पता ही है। कोई भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसकी जो पत्नी है वह उस चिता के साथ में ही जल जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उसे सती प्रथा कहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी कुप्रथा थी जो अब वर्तमान में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसी में देखो प्रथम सती कौन थी। वैसे तो प्रथम सती के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी ग्रंथों में वगैरह, भगवान शिव की पत्नी सती जो कि अपने पिता दक्ष ने जब शिव का अपमान किया तब वो सती हो गई, वो था पौराणिक। लेकिन वर्तमान जो साक्ष्यों पर आधारित अगर माने इस युग में तो वो 510 ईस्वी में एरण अभिलेख सुना होगा आपने। एरण अभिलेख जिसे भानुगुप्त का भी कहते हैं अभिलेख, एरण अभिलेख, और वो कब 510 ईस्वी का अभिलेख है के अनुसार जैसे एरण अभिलेख किससे संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना आप। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी को प्रथम सती माना गया है, प्रथम सती माना गया है। भानुगुप्त के सेनापति गोपराज जो कि एक युद्ध में शहीद हो गए, ये गोपराज शहीद हो गए और उनके पीछे इनकी पत्नी है वह सती हो गई। ये प्रथम सती के बारे में। अब अंतिम सती की बात करें तो वो है राजस्थान में अंतिम सती, भारत की भी अंतिम सती यही है। अंतिम सती कौन है, वह है रूप कंवर जो कि दिवराला गांव की है। दिवराला गांव कहां पर है, दिवराला गांव है सिक्कर राजस्थान में। तो सिक्कर जिले के दिवराला गांव की रूप कंवर जो कि मात्र 18 वर्ष की थी, उसे अंतिम सती माना गया है। और ये अंतिम सती है वो कब हुई, 1987 में। ये पॉइंट ध्यान रखना। जैसे कि हम सती प्रथा के बारे में पढ़ रहे हैं और सती निवारण अधिनियम 1987 इसी के बाद में लागू हुआ, तो ये हुई थी अंतिम सती 4 सितंबर को। ये भी देख लेना, 4 सितंबर 1987 को सती हो गई है। अब इसी के बाद में राजस्थान में तुरंत प्रभाव से 1987 में सती निवारण अधिनियम 1987 लागू हुआ था, भारत में जो कि बाद में हुआ 3 जनवरी को 1987 में। इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा अधिनियम के बारे में पूरा। ये तो हो गया प्रथम सती और अंतिम सती के बारे में। अब सती निवारण अधिनियम जो 1987 है उससे पहले और 2 बार रोक लग चुकी है। सबसे पहले तो सिर्फ राजस्थान में ही और बाद में विलियम बेंटिंग, राजा राममोहन राय, उनके बारे में सुना होगा आपने। ये पहले थोड़ा सा पॉइंट लिख ले दो। सती प्रथा पर रोक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 1822 में बूंदी रियासत में, राजस्थान की बूंदी रियासत, वहां पर रियासत में
उस समय था राव विष्णु सिंह। शासक कौन था? राव विष्णु सिंह द्वारा रोक लगाई। तो 1822 में बूंदी रियासत में, ये ध्यान रखना, सबसे पहले रोक कब, अलग अलग रियासतों की बात करें तब, लेकिन पूरे भारत में कब रोक लगाई गई उसके बारे में अभी बता रहा हूं मैं आपको। पहले ये ध्यान रखना, बूंदी रियासत, राव विष्णु सिंह और 1822, ये पॉइंट देखना। उसके बाद में 1829 में संपूर्ण रोक है वो 1829 में लगी थी। किस तरीके से वो देखो, फिक्स डेट सहित देखें आप, 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम क्रमांक 17 के तहत रोक, 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम क्रमांक 17 के तहत रोक लगाई गई सती प्रथा पर संपूर्ण रूप से। रोक किसके द्वारा लगाई गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा, ये ध्यान रखना, विलियम बेंटिंक द्वारा। और किसके सहयोग से अगर आ जाए तो राजा राम मोहन राय, इसने बहुत ज्यादा सहयोग किया था इस सती प्रथा को हटाने के लिए। राजा राम मोहन राय के सहयोग से राजा राम मोहन राय है, उनकी स्वयं के बड़े भाई की मृत्यु के बाद में उनकी भाभी को सती होने के लिए मजबूर किया गया। तब से ही उन्होंने सती प्रथा को हटाने की ठान ली थी और अंत में ये कर भी दिखाया विलियम बेंटिंक के सहयोग से। अब ये हो गया, राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ेंगे, पुनर्जागरण आंदोलन वगैरह, उसमें डिटेल में बताऊंगा और ज्यादा में। ये हो गया। अब कहां पर लगाई गई सबसे पहले? तो सर्वप्रथम बंगाल में लगाई गई, ध्यान रखना, सर्वप्रथम बंगाल में। ये उस समय अंग्रेजी शासन के बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, ये प्रमुख क्षेत्र थे। तो सबसे पहले बंगाल में, फिर मुंबई, मद्रास करके पूरे भारत में लागू हो गई। तो सबसे पहले बंगाल भारत का ही हिस्सा था। सर्वप्रथम बंगाल, फिर मुंबई, मद्रास। अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1829 में किस क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? बंगाल में, बंबई में, मद्रास में या संपूर्ण भारत में? तो कहां पर? बंगाल में। उसके बाद में इन दोनों में तो ये 1830 अगले वर्ष, एक वर्ष बाद में रोक लगाई गई थी इन दोनों क्षेत्रों। तो ये पॉइंट नोट करें, क्योंकि ये हो गया सर्वप्रथम सती कौन थी, अंतिम सती कौन थी, सबसे, और शुरुआत में रोक कब लगाई गई, और इन दोनों के बाद में रोक लगाई गई थी इस अधिनियम के तहत 1887 में पूर्ण रूप से ये पाबंद कर दिया गया था संपूर्ण भारत में। इस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, पहले ये नोट कर लें। अब करते हैं हम सती निवारण अधिनियम 1987 को डिटेल से। अभी हमने पढ़ा था कि अंतिम सती है वो राजस्थान के सीकर जिले में हुई 4 सितंबर 1987 को। जब अंतिम सती हुई उसके बाद में बहुत ज्यादा कठोर अधिनियम लाने की आवश्यकता पड़ी और राजस्थान में हुई थी, तो सबसे पहले सती निवारण अधिनियम है वो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान में लागू हुआ 1987 में, राजस्थान सरकार। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में जब सती निवारण अधिनियम है कौन सी सरकार थी? आराम से पता लगा सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने संभाग व्यवस्था पढ़ाते टाइम बताया था आपको कि संभाग व्यवस्था के समय जो पुनः प्रारंभ है वो हरिदेव जोशी के समय हुई थी। हरिदेव जोशी के समय 1987 में हुई थी। तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? हरिदेव जोशी। जब 1962 में बंद किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने, सर्वप्रथम हीरालाल शास्त्री के समय संभाग व्यवस्था प्रारंभ हुई, फिर मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया और हरिदेव जोशी ने 1987 में पुनः प्रारंभ किया। तो 1987 में कौन थे? हरिदेव जोशी। तो सती निवारण अधिनियम प्रारंभ हुआ। अब भारतीय संसद द्वारा ये 3 जनवरी 1987 को लागू हुआ, यानी संपूर्ण भारत में 1987 में लागू हुआ और 1987 में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया राजस्थान में। ये हो गया सती
प्रथा निवारण अधिनियम कब प्रारंभ हुआ उसके बारे में। अब बात करते हैं इसके विभिन्न अध्याय और धाराओं के बारे में। इसमें कुल 5 अध्याय है, कुल 5 अध्याय है और धाराएं हैं 22। 5 अध्याय और 22 धाराएं हैं। इनके बारे में पढ़े अगर तो 5 अध्याय के बारे में मैं बता दूंगा शॉर्ट में, और धाराएं 4-5 धाराएं हैं सिर्फ जो महत्वपूर्ण है। बाकी यूं तो 22 के 22 अगर सभी पढ़नी है तो पीडीएफ फाइल में अपने टेलीग्राम चैनल पर हमेशा अपलोड कर ही रहा हूं साथ में, वहां से आप, ये ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है, वहां से आप सभी धाराओं सभी अध्यायों के बारे में डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वही अध्याय समझाऊंगा, वही धाराएं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 4-5 करेंगे, इतनी याद रहेगी। तो ये देखो अध्याय सबके बारे में मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं। तो सबसे पहले अध्याय फर्स्ट, अध्याय फर्स्ट, इसमें क्या है, धारा 1 व 2, धारा 1 व 2 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है धारा 1 व 2, क्योंकि मैंने बताया था धारा 1 में ये सामान्य परिचय वगैरह होता है, नाम यानी संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार, ये है धारा फर्स्ट में। सती निवारण अधिनियम 1987 ये संक्षिप्त नाम है, ये विस्तार है, संपूर्ण भारत में है। जम्मू कश्मीर वाला पहले था, अब हो गया शामिल वो भी। धारा 2 में परिभाषाएं, ये सती प्रथा से संबंधित, और परिभाषा आप सबको पता ही होगी क्या है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी द्वारा, जो स्त्री है उस स्त्री द्वारा अगर पति की चिता पर लेटकर सती होने की जो प्रथा है वहां चिता पर, तो उसे सती प्रथा कहते हैं, ये सबको पता ही है नॉर्मल। ये हो गई 2। अब अध्याय 2 ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसकी डिटेल करेंगे हम। दूसरा अध्याय है, इसकी करेंगे हम पूरी डिटेल। इसमें है धारा 3, 4 और 5। धारा 3, 4 और 5 ये है। इसमें क्या है, दंड का प्रावधान है। ये तो प्रारंभिक है, ये पहला है अध्याय, उसका नाम है प्रारंभिक, और इसमें है सती प्रथा के बारे में, जो इसका उल्लंघन करेगा उसे सजा का प्रावधान क्या है। 3, 4, 5 ये तीनों देखो। 3 किसके बारे में, 4 किसके बारे में, 5 ये तीनों डिटेल में पहले कर लेते हैं, फिर मैं अध्याय 3, 4, 5 वो शॉर्ट में है, इसकी तरह ही कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा, ये अध्याय है, ये तीनों धाराएं ढंग से पढ़नी है, ये लिखें पहले। अब अध्याय 2 के बारे में बात करते हैं हम। अध्याय 2 इसकी तीनों धाराएं, ये क्या है, दंड का प्रावधान, दंड का प्रावधान। अब कौन सा जुर्म है और क्या दंड है उसके बारे में देखो। धारा 3, धारा 4 और धारा 5, 3 ही है इसमें। तीनों में क्या है वो देखो। सबसे पहले धारा 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें सती कर्म करने पर, यह करने का प्रयास करने पर, इस तरह से प्रयास करने पर, सती कर्म करने का प्रयास करने पर, यानी इसका अर्थ है जो महिला सती होने का प्रयास कर रही है उसको है दंड का प्रावधान। उस महिला उसे क्या है, 6 माह तक कैद की सजा व जुर्माना। यह है इसे, यानी सती कर्म करने पर, जो महिला सती कर्म कर रही है उसे ये है। अगर सती नहीं हो पर बीच में रोक दिया जाता है और उसके बाद 6 माह तक की कैद अधिकतम ही है, क्योंकि वो खुद महिला बेचारी पीड़ित है, उसे क्या सजा, उसे तो ज्यादातर तो उकसाया जाता है, तो इस कारण से उसे 6 माह तक की कैद है। जुर्माने का है, वो सिर्फ जुर्माना बस कितना है इसके बारे में स्पष्ट उल्लेख उस अधिनियम की धारा में नहीं किया गया है, सिर्फ जुर्माना है, बस इतना ध्यान रखना। अब ये धारा 4 है, इसमें सबसे प्रमुख दंड का प्रावधान है, क्या है वह देखो आप। इसमें
सती कर्म हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरित करने पर, सबसे पहले तो ये देख लें आप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रेरित किस प्रकार से, क्या है। तो सती होने से पहले जब उस महिला को ये समझाया जाता है या किसी भी प्रकार का ये कहा जाता है कि अगर सती होगी तो आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो, कितने शान की बात है, क्या है, ये है, उसे उकसाते हैं, उसे दुष्प्रेरित करते हैं या मजबूर करते हैं। कुछ महिलाओं को तो दुष्प्रेरित करके ये उकसा दिया जाता है और वो खुशी खुशी वो चिता के साथ में जल जाती है, और कुछ को है वो धमकाया जाता है। तो चाहे वो धमकाना हो या फिर समझाना हो कि हाँ सती हो जाओ, या फिर प्रलोभन देना हो, उकसाना हो, जो भी प्रक्रिया, वो सब इसमें शामिल है। इसमें विभिन्न उपधाराओं में, ये जो धारा 4 है उसकी उपधाराओं में ये बताया गया है। इस पर क्या है, इस पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा और जुर्माना भी है। इसमें भी क्लियर नहीं है जुर्माना कितना है। जुर्माना इसमें क्लियर किया गया है, धारा 5 में जुर्माना क्लियर किया गया है, इसमें भी नहीं है, धारा 4 में भी क्लियर नहीं है, मतलब कितना है वो मेन जो अधिनियम है उसमें नहीं वर्णित है। आजीवन कारावास या मृत्युदंड, दोनों कैसे, ये अधिकतम बता रहा हूं मैं, मृत्युदंड से तो अधिकतम और क्या होगा। तो ये अधिकतम कैसे, वो देखो, अगर सती कर्म करने पर उकसाया जाता है और उस पर वो सती कर्म कर लेती है और सिर्फ प्रयास होता है, बच जाती है, अगर वो महिला बच जाती है तो क्या होगा, सती कर्म करने का प्रयास था सिर्फ, और सती कर्म करने का प्रयास करने के लिए उकसाया था, इसीलिए आजीवन कारावास अधिकतम कितना होगा, आजीवन कारावास होगा, मृत्युदंड की सजा नहीं है। अगर वह सती हो जाती है, उसे उकसाया जाता है और उसके बाद में वह सती हो जाती है, तब अधिकतम कितना, मृत्युदंड तक का प्रावधान है। आगे बात समझ में, यह अधिकतम आजीवन कारावास और मृत्युदंड का क्या मैटर है वो। अब बात करते हैं अंतिम धारा 5 इस अध्याय की। तो इसमें क्या है, सती का महिमा मंडन करने या गौरवान्वित करने पर, यानी नारे लगाते हैं, इसमें जो रैली में भाग लेते हैं या कोई भी जैसे सती कर्म का कार्यक्रम है उसमें नारे लगाते हैं, जयकारा लगाते हैं, ये सब वो क्या है, उसका महिमा मंडन करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, भले उसने उकसाया नहीं, किसी दूसरों के उकसाने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पहले कुछ एक लोग ही होते हैं, 5, 10, 50 लोग होते हैं जो कि दुष्प्रेरित करते हैं उसे, और वो जब मान जाती है, सती कर्म करने के लिए तैयार हो जाती है, उसके बाद में जयकारा वगैरह लगाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, जो भी, चाहे वो 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति है, उनके लिए यह है सजा का प्रावधान। इसमें सती का महिमा मंडन करने या उसे गौरवान्वित करने पर 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माना 5000 से 30,000 रुपए तक जुर्माना। ये सजा कितनी, महिमा मंडन करने पर 1 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, 5,000 से 30,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ये किस कारण से, सती का महिमा मंडन करने पर, ये सती कर्म के लिए उकसाने के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड, और जो सती होने वाली है महिला, वो महिला अगर प्रयास करती है, बच जाती है, तो अधिकतम 6 माह तक की है। ये है दंड का प्रावधान। ये करें, फिर अंतिम स्लाइड में बाकी सब कर लेंगे अध्याय। अब बाकी के जो तीनों अध्याय है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अध्याय 3,
अध्याय 3 में किन के बारे में है, तो ये है सती प्रथा से संबंधित कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां। ये किस में है? अध्याय 3 में। और अध्याय 3 कहां से कहां तक है? तो अध्याय 3 है 6 से 8 तक, यानी धारा 6, धारा 7 और धारा 8। 5 तक तो पहले हो गई, पहले अध्याय में 1 और 2, दूसरे अध्याय में 3, 4, 5 वो हो गई तीनों, और अध्याय तीसरे में 6, 7, 8। इन तीनों में क्या है? कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं। अब इसमें क्या ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता है नहीं, इसमें इतना ही है, वो किसी भी संपत्ति को जब्त करवा सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी संपत्ति है जो कि सतीकर्म करने से संबंधित किसी भी कार्यक्रम को संचालन करने के लिए इकट्ठी की जा रही है, चंदा वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है कि हम ये सती होने वाली है, इसके लिए कार्यक्रम रखेंगे, तो वो पूरी संपत्ति जब्त की जा सकती है। या ऐसा कोई भी मंदिर वगैरह, सती का जो मंदिर है जिस पर उसकी पूजा वगैरह की जाती है, अगर वो अधिकतम 20 साल से ज्यादा पुराना है तो कोई बात नहीं, 20 साल से कम है पुराना तो उसको, उस मंदिर को, उस स्थान को तोड़वा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, बाकी सबको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ ये सती हुई, सब पूछते हैं, और भी कोई दुष्प्रेरित होगा सती होने के लिए। इस कारण इससे संबंधित ये शक्तियां हैं। ज्यादा डिटेल की आवश्यकता है नहीं, ये ध्यान रखना 6, 7, 8 इन तीनों में है। और अध्याय 4 में 9 से लगाकर 14 तक, 9 से 14 तक धाराएं हैं इसमें, 9 से 14 तक धाराएं ये हो गए। अब ये किससे संबंधित है वो देखें आप। विशेष न्यायालय, इसमें है विशेष न्यायालय से संबंधित 9 से 14 तक विभिन्न धाराएं हैं। और इसमें भी एक दो, जैसे कि एक तो धारा 10 है, वो विशेष लोक अभियोजक से संबंधित है, विशेष लोक अभियोजक से संबंधित है। और धारा 11 में ये विशेष न्यायालय की शक्तियां व प्रक्रिया, विशेष न्यायालय की प्रक्रिया व शक्तियां जो मुख्य है, ये ध्यान रखना। इस अध्याय 4 की जो प्रमुख धारा है वो है धारा 11। क्लियर है? और विभिन्न विशेष न्यायालय में क्या क्या प्रावधान है, क्या है, वो डिटेल से बताएगा। इतना डिटेल हमें करने की आवश्यकता नहीं है। एक धारा 14 में, और देख लेना, धारा 14 में अपील करने का अधिकार है, जो भी आरोपी है अपील का अधिकार, अपील से संबंधित है। ये हो गया अध्याय 4। अब करते हैं हम अंतिम अध्याय, अध्याय 5। अध्याय 5 है वो है प्रकीर्ण। कहां से कहां तक है? तो वो है, बाकी बचा यही है, 15 से लगाकर 22 तक, 15 से लगाकर 22 तक यानी अंतिम है। इसके बारे में एक धारा देख ले इसके में, धारा 16। धारा 16 क्या है? सबूत का भार। सबूत का भार किस पर रहेगा? यानी जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना है तो उन पर ही रहेगा। अगर जब तक वो खुद स्वयं सबूत नहीं लाएंगे तब तक वो आरोपी है। तो सबूत का भार। और वैसे मैं आपको बता दूं, महिलाओं से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं सब में एक चीज कॉमन ये ध्यान रखना कि महिला के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, और महिला ने कह दिया कि हाँ मेरे साथ उत्पीड़न हुआ है, तो बस वो आरोपी है। और उस आरोपी अगर किस दशा में वो निर्दोष हो सकता है? जब वो सबूत स्वयं लाएगा, सबूत का भार उस पर ही रहेगा। अगर वह सबूत लेकर आता है कि हाँ मैं आरोपी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, निर्दोष हूं, तो उसे खुद को ऐसे सबूत लाने होंगे। ये हो गया सबूत का भार। और एक है 21 में, धारा 21 में केंद्र की नियम बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति। ये ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेना आप, धारा 21।
जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था अध्याय दूसरा ही था। 3, 4 और 5 नंबर धाराएं, बाकी इनके बारे में भी नोट कर लेना। इस तरह से ये सती प्रथा को पूरी तरह से मिटाने के लिए सती निवारण अधिनियम 1987 है, वो पूर्ण हुआ अपने इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे महिलाओं का जो कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है, उसके लिए एक अधिनियम बना है, गर्भाधान एवं प्रसव तकनीक अधिनियम 1994। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। कंटिन्यू तैयारी रखें अपनी। जय हिंद, जय भारत।